नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। बताना चाहूँगा जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हमने करा था उतना ही आसान ये क्वेश्चन नंबर 6 भी है। खाली जो निवृत्त साझेदार है उसके बारे में आज हमें एक पॉइंट दिया गया है, बट वो भी एकदम आसान है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं उसके अंदर। तो चलिए सवाल में पढ़ते लिखा क्या है। किताब आपको अपने पास रखनी है। लिखा हुआ है रोहित, मोहित और विराट 4:3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। तो उनका हमें पुराना अनुपात दिया है 4:3:2। ठीक है। आगे लिखा है तारीख 31/3/2017 के रोज उनकी पेड़ी की पक्की तलपट निम्नलिखित थी। तो हमें पक्की तलपट दी गई है, आप देख सकते हो। आज पक्की तलपट के अंदर हमें एक नया पॉइंट दिया है, देख सकते हो आप, साझेदार की लोन दी गई है। ठीक है। हमें तो आपको ये याद रखना है, जो निवृत्त साझेदार है उसकी लोन को हम पूंजी खाते ही जमा करेंगे। ठीक है। नया पॉइंट क्या है, जो निवृत्त साझेदार है उसकी लोन को हम पूंजी खाते जमा करेंगे, और जो चालू साझेदार है तो हम लोन लिखते कहाँ है, पूंजी दायित्व पक्ष में। तो जो चालू साझेदार है उसकी लोन को हम डायरेक्ट कहाँ लिख देंगे, पूंजी दायित्व पक्ष में। तो आपको ये याद रखना है, जब भी लोन दी गई होगी, अगर निवृत्त साझेदार की लोन दी है तो उसे हम पूंजी खाते जमा करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर निवृत्त कौन हो रहा है, रोहित। तो रोहित की जो लोन है 10,000, उसे हम पूंजी खाते जमा करेंगे। क्यों करेंगे, आपको पता है कि जब अंत में रोहित जाएगा तो उसकी रकम को हमको लोन के रूप में रखना है। तो जो पुरानी लोन है और जो नवी लोन है उसकी दोनों की रकम हम प्लस करके कहाँ लिख देंगे, पूंजी दायित्व पक्ष में। ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा कि जो निवृत्त साझेदार है उसकी लोन को हम पूंजी खाते जमा करेंगे। चलिए शर्तें पढ़ते, क्या लिखा हुआ है। पहला लिखा है जमीन मकान की कीमत 1,80,000 गिननी है, तो आप जमीन मकान पर टिक कर लोगे। दूसरा लिखा है यंत्र की कीमत 15,000 से घटानी है, इसका मतलब हमको 15,000 ही घटानी है। ठीक है। तो आपको यंत्र पर टिक करना है। तीसरा यहाँ पे लिखा है देनदार पर 10% डूबती अनामत रखनी है, तो आप देनदार पे टिक कर लोगे। आगे लिखा है लेनदारों में से 5,000 चुकाना नहीं पड़ेगा। अगर लेनदार को चुकाना नहीं पड़ेगा तो हमें तो लाभ होगा, तो आप लेनदार पे टिक कर लोगे। आगे लिखा है पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन 1,80,000 तय किया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर इसके अंदर ख्याति का मूल्यांकन दिया है तो हमें निवृत्त साझेदार की ख्याति निकालनी है। और निवृत्त साझेदार की ख्याति कौन देगा, पुराने साझेदार, यानी जो चालू साझेदार रहेंगे। कौन कौन है, मोहित और विराट। किसको देंगे, रोहित को देंगे। ठीक है। आगे लिखा है मोहित और विराट के नए लाभ हानि का अनुपात 2:1 रखना है। तो आज आप देख सकते हो कि हमें नया लाभ हानि का प्रमाण दिया है, और जैसा कि आपको पता है जो ख्याति के समायोजन है वो हमें कौन से अनुपात में रखनी रहती है, लाभ के प्रमाण में रखनी रहती है। ठीक है। तो आज हम लाभ का प्रमाण निकाल सकते हैं। क्या सूत्र था लाभ के प्रमाण का, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, जो कि आपने चैप्टर नंबर 4 में पहले ही सीख लिया था। ठीक है। सातवें में लिखा है कि रोहित को 20,000 तुरंत ही चुकाना है और बाकी की रकम लोन के रूप में रखनी है। तो यहाँ पर जो भी रोहित की चुकानी होगी रकम आएगी उसमें से हमें 20,000 तुरंत ही रोकड़ से चुकाना है उसको, और बाकी की जो भी रकम बचेगी उसे हमें लोन के रूप में रखना है, जैसे हमने पिछले वीडियो में करा था। ठीक है। तो इस प्रकार हमने सभी समायोजनों को अच्छे से पढ़ लिया है। खाली क्या नया है इसके अंदर, आज हमें नया लाभ आने का प्रमाण दिया है और रोहित को 20,000 तुरंत ही चुकाना है। ठीक है। ये 2 पॉइंट आज नए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जो बाकियां दी गई है उनको खातों में रखते हैं। सबसे पहले देखते हैं संपत्ति लेना पक्ष। संपत्ति लेना पक्ष में हमें पुरानी ख्याति दी है। तो आपको पता है पुरानी ख्याति पुराने साझेदारों के बीच पुराने प्रमाण में अपलिखित कर देंगे, यानी बांट देंगे। यहाँ लिखेंगे ख्याति, आप इनको पुराना प्रमाण जो 4:3:2 है उसमें बांट दोगे। तो यहाँ पर आएगा 16,000, नेक्स्ट है 12,000 और 8,000। आगे लिखा है जमीन मकान। संपत्ति हमारी कहाँ लिखेंगे, संपत्ति लेना पक्ष में। जमीन मकान कितना दिया हमें, 1,50,000। समायोजन रकम अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे यंत्र दिए गए 90,000, इस पर भी क्या है, समायोजन है। ठीक है। नेक्स्ट है स्टॉक। आप देख सकते हो कि स्टॉक पर कोई समायोजन नहीं है, तो रकम हम डायरेक्ट बाहर लिख देंगे 85,000। नेक्स्ट यहाँ पे दिए गए देनदार। देनदार पर डूबती अनामत के समायोजन है, रकम अंदर लिखेंगे 60,000। आगे लिखा है बैंक। तो जैसे कि आपको पता है आज हमने रोकड़ खाता बनाया है, तो रोकड़ और बैंक खाते उधार पक्ष में लिखेंगे शेष आगे लाए। ठीक है। इनकी शेष दी गई है तो क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए। कितने दिए, 63,000।
नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है विज्ञापन अभियान खर्च। ये क्या है? एकत्रित की गई हानि है। जैसे लाभ बांटते हैं वैसे हानि को भी साझेदारों में बांट देंगे उनके पूंजी खाते उधार पक्ष में। यहाँ लिख देंगे विज्ञापन अभियान खर्च। इनके पुराने भाग में आपको बांटना है, तो यहाँ पर आएगा 2000, 1500 और 1000। पूंजी दायित्व पक्ष में सबसे पहले लिखा है पूंजी खाता, बांट देंगे शेष आगे लाए 1,60,000, 96,000 और 80,000। आगे लिखा अनामत फंड। तो अनामत फंड क्या है? हमारा एकत्रित किया गया लाभ है, साझेदारों में आपस में बांट देंगे। अनामत फंड आपको इनको भी पुराने भाग में बांट देना है। तो जब आप बांटोगे तो यहाँ पर आएगा 20,000, 15,000 और 10,000। सभी कैलकुलेशन अभी हमको पुराने प्रमाण में ही करनी रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कारीगर मुआवजा अनामत। तो आप देख सकते हो कि कारीगर मुआवजा का हमें फंड दिया गया है, बट कोई समायोजन नहीं है इसके ऊपर कि हमें कोई दावा चुकाना हो, ऐसी कोई भी समायोजन हमें दी गई नहीं है। तो जो भी कारीगर मुआवजा अनामत है वो हम साझेदारों में आपस में बांट देंगे। यहाँ लिख देंगे कारीगर मुआवजा अनामत, ठीक है। हमको पूरा ही साझेदारों को यहाँ पर बांट देना है क्योंकि कोई भी समायोजन हमें यहाँ पर दी गई नहीं है। तो पुराना भाग में बांटेंगे तो पहले का आएगा 6,000, 4,500 और 3,000। आगे लिखा है कि साझेदार की लोन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो निवृत्त साझेदार की है वो हम पूंजी खाते जमा करेंगे और जो चालू साझेदार उसके हम पूंजी दायित्व पक्ष में डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रोहित की लोन है उसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ लोन खाते। रोहित को ने पहला कितनी दी गई? 10,000। और जो मोहित की है इसे हम दायित्व पक्ष में लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं एम की लोन, यानी मोहित की लोन कितनी दी गई? 16,000। नेक्स्ट यहाँ पे लिखेगा लेनदार। लेनदार पे हमारे समायोजन है, आपको रकम अंदर लिखनी है। लेनदार 64,000। तो इस प्रकार सभी बाकियों को मैंने खातों में रख दिया है। चलिए अब एक एक करके हम समायोजन को हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जमीन मकान की समायोजन दी गई है। यहाँ लिखा है कि जमीन मकान की कीमत 1,80,000 कितनी है? तो पुरानी कीमत कितनी है? 1.5 लाख। नई कीमत कितनी हो गई? 1,80,000। तो यहाँ पर क्या हो रही है? जमीन मकान में वृद्धि हो रही है। कितने की हो रही है? 30,000 की। तो आपको 30,000 प्लस करना है। हम देख लेते हैं यंत्र के समायोजन। यहाँ पे लिखा है यंत्र की कीमत 15,000 से घटानी है, इसका मतलब हमको 15,000 ही घटानी है, ठीक है। तो माइनस करेंगे 15,000 तो बाहर आ जाएगा हमारा 75,000। तो चलिए अब इन दोनों के असर हम पुनः मूल्यांकन खाते में कर देते हैं। जमा पक्ष में सबसे पहले लिखेंगे जमीन मकान खाते। जमीन मकान खाते आपको पूरा लिख लेना है। जमीन मकान खाते कितने की वृद्धि हुई? 30,000 की। और यंत्र में हमें कमी हुई, यंत्र खाते 15,000, ठीक है। हमें लिखा था 15,000 से घटानी, इसका मतलब हमको 15,000 ही घटानी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं समायोजन की तरफ। लिखा है कि देनदारों पर 10% डूबत की अनामत रखनी है। तो देनदार में से हम माइनस कर देंगे डूबत की अनामत को, माइनस करेंगे डूबत ऋण अनामत 10%। तो 60,000 का 10% कितना हो जाएगा? 6,000। माइनस कर देंगे, यहाँ पर आएगा 54,000। अब जैसे कि आपको पता है क्या करते हैं हम पुनः मूल्यांकन खाते में? नए डूबती अनामत माइनस पुरानी डूबत ऋण अनामत। तो चलिए करते हैं। तो आपको देखना है कि पुरानी डूबती अनामत कितनी दी गई है? 4,000। तो यदि आप 6,000 में से 4,000 को माइनस करोगे तो रकम प्लस में ही आ रही है। तो आपको डूबती अनामत कहाँ लिखने पड़ेगी? उधार पक्ष में। डूबत ऋण अनामत खाते क्या करा हमने? 6,000 माइनस 4,000, यहाँ पर आ जाएगा 2,000, ठीक है। इस प्रकार से आसान थी। आगे लिखा है लेनदारों में से 5,000 चुकाना नहीं पड़ेगा। अगर दायित्व चुकाना नहीं पड़ेगा तो हमें लाभ होगा। माइनस कर देंगे लेनदारों में से कमी, कितना नहीं चुकाना है? 5,000। माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 59,000। अब इस 5,000 का लेखा हम क्या करेंगे? पुनः मूल्यांकन खाते में। अगर दायित्व कम होता है तो हमें लाभ होता है, लाभ को लिखेंगे जमा पक्ष में। यहाँ लिख देंगे लेनदार खाते, लेनदार खाते।
5,000। अब आगे केवल ख्याति और साझेदार की समायोजन दी गई है, साथ ही समायोजन को हम हल कर लेते हैं। पहले यहाँ लिखा है कि रोहित को 20,000 तुरंत ही चुकाने हैं और बाकी की रकम लोन के रूप में रखनी है। तो यदि हम रोहित को रकम चुकाएंगे तो रोजनामचा क्या बनेगा, रोहित के पूंजी खाते उधार और रोकड़ हमारे पास से जाएगी, रोकड़ खाते हमको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, रोहित के पूंजी खाते उधार और रोकड़ खाते जमा, इस प्रकार से कुछ रोजनामचा होगा। तो रोहित के पूंजी खाते उधार क्या नाम लिखेंगे हम, रोकड़ खाते, क्या लिख देते हैं, रोकड़ खाते। कितना चुकाने हमको, 20,000, तो फिलहाल हम पहले ही रख देंगे 20,000। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, रोकड़ खाते जमा, तो रोकड़ खाते के जमा बॉक्स में हम नाम किसका लिखेंगे, रोहित के पूंजी खाते। तो हमारे पास हमने रोकड़ खाता बनाया है, तो रोकड़ खाते के जमा बॉक्स में लिखेंगे आर के पूंजी खाते 20,000। तो आज हमें सवाल में लिखा है कि रोहित जो निवृत्त साझेदार है उसको थोड़ी रकम यानी 20,000 रोकड़ से चुका देनी है। तो रोजनामचा आपको पहले से आता है, अगर चुकाएंगे तो रोहित यहाँ पर पैसा लेने वाला बनेगा, रोहित के पूंजी खाते उधार और रोकड़ धंधे में से जाएगी, रोकड़ खाते हम जमा कर देंगे। तो रोहित के पूंजी खाते उधार बॉक्स में हमने नाम लिखा रोकड़ खाते और रोकड़ खाते के जमा बॉक्स में हमने नाम लिखा रोहित के पूंजी खाते 20,000। सिंपल समायोजन थी। चलिए अब पांचवें समायोजन को हल करते हैं। यहाँ क्या लिखा है कि पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन 1,80,000 तय किया गया है। तो जब भी पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन हमें दिया हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, निवृत्त साझेदार की ख्याति निकालते हैं। तो चलिए कुछ कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ दी गई पेड़ी की ख्याति कितनी दी गई, 1,80,000। हमें किसकी ख्याति निकालनी है, आर के भाग की। तो आर की ख्याति, तो 1,80,000 गुणा करेंगे आर के भाग से। तो आर का भाग हमें दिया कितना है, पुराना भाग था 4:3:2। तो जब आप प्लस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, 4/9, 3/9 और 2/9। ये था रोहित का भाग, ये मोहित का और ये विराट का। तो रोहित का भाग कौन सा है, 4/9। तो 4/9 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो जब आप इसे हल करोगे तो रोहित की भाग की ख्याति आएगी यहाँ पर 80,000। इसका मतलब है इस 80,000 की ख्याति को कौन देगा, मोहित और विराट उनके लाभ के प्रमाण में देंगे। तो चलिए सबसे पहले आज हमको लाभ का प्रमाण निकालना रहेगा, क्योंकि हमें सवाल में नया अनुपात दिया हुआ है। तो नया अनुपात दिया है तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पुराना अनुपात तो हमारा ये हो गया, क्या था, 4:3:2। ठीक है, ये हमारा पुराना प्रमाण हो गया। और नया प्रमाण हमको सवाल में दिया है, नया किसका दिया है, अगर रोहित जा रहा है, ठीक है, अगर रोहित जा रहा है तो किसका दिया है हमको, मोहित और विराट का, 2:1। 2/3, 1/3। सूत्र क्या था लाभ का, लाभ बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। आपको ये तो निकालना आता ही है। सबसे पहले हम निकालेंगे मोहित का। मोहित का नया प्रमाण कितना है, 2/3, माइनस कर देंगे उसका पुराना प्रमाण। तो पुराना कितना है, 3/9। विराट को देखते हैं, विराट का नया प्रमाण क्या है, 1/3, माइनस करेंगे उसका पुराना प्रमाण 2/9। तो अब आप चाहो तो इसको लसा लेके भी हल कर सकते हो और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अब भी ये हल हो जाएगा। ठीक है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, जिससे आपको भी आ जाए। 9 दूनी 18, माइनस करेंगे 3 तिक्का 9 और 9 तिया 27। तो आपको 18 में से 9 को माइनस करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9/27। यहाँ पर हल करते हैं, 9 एकम 9, 3 दूनी 6, 9 तिया 27। 9 में से 6 गया तो यहाँ पर आएगा 3/27। तो इस प्रकार लाभ का प्रमाण, लाभ का भाग बोल सकते हो आप, कितना आया है, 9:3। आपको जो अंश में है वही लेना है, जैसे कि मैंने आपको प्रवेश में भी सिखा दिया था कि अंश में जो आता है आपको वही लेना रहेगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 9:3। अगर आप इसको छोटा करना चाहो, 3 तिक्का 9, 3 एकम 3, तो 3:1, 3/4, 1/4। इस भाग में आपको इस 80,000 की ख्याति को बांटना रहेगा। रोजनामचा मैंने आपको बताया था, निवृत्ति में केवल एक ही रोजनामचा हमें यहाँ पर दिया गया है। अगर निवृत्त साझेदार जा रहा है तो निवृत्त साझेदार के पूंजी खाते जमा कर देंगे। चालू साझेदार यहाँ पर कौन है, मोहित और विराट। तो मोहित के पूंजी खाते उधार, विराट के पूंजी खाते उधार, रोहित के पूंजी खाते जमा। तो चलिए रोजनामचा करते हैं।
यहाँ लिखूंगा मोहित के पूंजी खाते उधार, विराट के पूंजी खाते उधार, रोहित के पूंजी खाते से। आपको ये सब कैलकुलेशन अपनी एग्जाम में भी करना है। इसे हम आवश्यक गणना कहते हैं, जो आपको सवाल सोल्व करते वक्त ये लिखनी रहती है, ठीक है। तो रोहित की ख्याति हमारे पास आई कितनी थी, 80,000। अब इस 80,000 की ख्याति को हमें 3:1 के प्रमाण में बांट देना है, किसको, मोहित और विराट को। जब आप बांटोगे तो यहाँ पर आएगा 60,000 और यहाँ पर आएगा 20,000। तो इस प्रकार से हमने ख्याति के समायोजन को भी हल करा। सबसे पहले हमने क्या करा, पेड़ की ख्याति दी गई थी, उस पर से हमने रोहित की भाग की ख्याति निकाले, उसके भाग से गुणा करके। उसका भाग क्या था, 4/9। तो रोहित की ख्याति हमारे पास कितनी आई थी, 80,000। अब 80,000 की ख्याति को हमें बांटना रहेगा मोहित और विराट को उनके लाभ के प्रमाण में। तो सवाल में हमें नया प्रमाण दिया था, जिससे हमने लाभ का प्रमाण निकाला। कितना आया, 3:1। तो आपको ये कैलकुलेशन पहले भी हमने सिखा दी, तो आपको आती होगी। तो इस प्रकार हमने ये रोजनामा लिखा, मोहित के पूंजी खाते उधार, विराट के पूंजी खाते उधार और रोहित के पूंजी खाते से, ठीक है। इस 80,000 को हमने 3:1 में बांटा। उम्मीद है आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। तो चलिए अब इसकी खतुनी करेंगे। खतुनी करना भी मैंने आपको बता दिया था। हम मोहित और विराट के पूंजी खाते के उधार पक्ष में नाम किसका लिखेंगे, रोहित का, और रोहित के पूंजी खाते के जमा पक्ष में नाम किसका लिखेंगे, मोहित और विराट का। तो चलिए हम खतौनी करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आर के पूंजी खाते और रकम किसके अंदर लिख देंगे, मोहित और विराट में, 60,000 और 20,000। नेक्स्ट, रोहित के पूंजी खाते जमा नाम किसका लिखेंगे, मोहित और विराट का। तो मोहित के पूंजी खाते और विराट के पूंजी खाते। रकम हमको लिखनी है रोहित के अंदर, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 60,000 और यहाँ लिख देंगे 20,000, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार सभी समायोजन को हमने यहाँ पर हल कर दिया है। तो पूरा समायोजन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, खातों को बंद करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बंद करेंगे पुनः मूल्यांकन खाता। पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष का टोटल ही जाता है 35,000, जिसे आपको दोनों तरफ लिख देना है, ठीक है। अब आपको इस 35,000 में से ये दोनों रकम को माइनस करना है। तो यहाँ पर आएगा 18,000। लाभ को बांटेंगे हम किसके अंदर, रोहित, मोहित और विराट के अंदर। तो जब आप पुराने भाग में बांटोगे तो यहाँ पर आएगा 8,000, 6,000 और 4,000। तो इस प्रकार आपको पुराने भाग में बांटना है 4:3:2 में। तो आपके पास आएगा 8,000, 6,000 और 4,000। अब यहाँ पर उधार है तो पूंजी खाते हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर पुनः मूल्यांकन खाता। आप लाभ भी यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 8,000, 6,000, 4,000। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सहायता निवृत्त हो रहा है, सबसे पहले हम उसी का खाता यहाँ पर बंद करेंगे, ठीक है। तो जब आप रोहित के पक्ष का टोटल करोगे तो यहाँ पर आएगा 2,84,000। इसे आपको दोनों तरफ लिखना है, 2,84,000। तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमने रोहित को पहले ही 20,000 चुका दिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस 2,84,000 में से इस तीनों रकम को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लोन खाता, लोन खाते। जैसे कि आपको पता है कि उसने कहा है 20,000 चुकाना है और बाकी की रकम को हमको लोन के रूप में रखना है। तो जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 2,46,000। ये क्या आ गया, उसकी लोन की रकम आ गई। लोन की रकम को हमको कहाँ लिखना रहता है, पूंजी दायित्व पक्ष में। तो फिलहाल हम बाद में लिख देंगे। सबसे पहले अब हम मोहित और विराट का खाता भी क्या करते हैं, बंद करते हैं, ठीक है। तो जब आप मोहित के खाते का टोटल करोगे तो यहाँ पर आएगा 1,21,500 और विराट का है 97,000, जिसे आपको दोनों तरफ लिख देना है 1,21,597,000। तो इन दोनों के शेष को तो हमें क्या लिखना है, शेष आगे ले गए, क्योंकि केवल रोहित ही जा रहा धंधे में से, मोहित और विराट धंधा चालू ही रखेंगे। तो जब आप 1,21,500 में से इन तीनों रकम को माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 48,000। इसमें से आपको इन तीनों को माइनस करना है। तो यहाँ पर आएगा 68,000।
जैसा कि मैंने आपको कहा, आपको अपने पास कैलसी रखनी है, ठीक है। अगर मैं आपको कैलसी में करके बताऊंगा तो समय ज़्यादा हो जाएगा वीडियो का, इसलिए आपको अपने पास कैलसी रखनी है और जल्दी जल्दी सवाल को हल करना रहेगा, ठीक है। अब इसको हम लिख देंगे पूंजी दायित्व पक्ष में आर के लोन खाते के रूप में, और इसे हम लिखेंगे पूंजी खाते के रूप में, ठीक है। चलिए असर करते हैं। यहाँ लिखेंगे पूंजी खाता। कौन कौन बचा है? मोहित और विराट, 48,000 और 68,000, बाहर आ जाएगा 1,16,000। और रोहित की लोन कितनी आई? 2,46,000। अब हम रोकड़ खाता ही बंद कर देते हैं। रोकड़ खाते का उधार पक्ष का टोटल ये ज़्यादा है 63,000, दोनों तरफ आपको लिखना रहेगा, ठीक है। 63,000, इसमें से इसको माइनस करना है 43,000, इसे हम लिख देंगे शेष आगे ले गए। कहाँ लिख देंगे? संपत्ति लेना पक्ष में रोकड़ खाता, रोकड़ खाता 43,000। तो इस प्रकार से सभी बाकियों को हमने पक्की तलपट में रख दिया है। लास्ट में अब आपको टोटल करके देखना है कि टोटल समान आ रहा है या नहीं। तो जब आप टोटल करोगे दोनों पक्ष का टोटल कैसा आ रहा है? समान ही आ रहा है, ठीक है। 4,37,000, 4,37,000। तो आप देख सकते हो कितना आसान सवाल था। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको केवल नए शेयरधारक के बारे में देखना है, ख्याति के समायोजन के बारे में समझना है, और जो इनका अगर लाभ के बारे में या नए प्रमाण के बारे में कुछ दिया हो तो वही आपको देखना रहेगा निवृत्ति के अंदर। बाकी जो आपने प्रवेश में करा है वही सब कुछ निवृत्ति में भी आता है, तो ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है इसके अंदर। तो उम्मीद है वीडियो आपको आज का भी समझ में अच्छे से आया होगा। उम्मीद करता हूँ आपने मेरे साथ ही सवाल को हल किया होगा। तो आज की वीडियो में अब हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।